नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। तमिलनाडु बड़ा चर्चा में है। वहाँ पर भाजपा ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया है, जो प्रमुख विपक्षी दल है, और वहाँ पर द्रमुक सरकार है DMK की, स्टालिन जिसके मुख्यमंत्री हैं। उस सरकार को हराने के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के लिए भाजपा ने वहाँ पर अन्ना द्रमुक के साथ पहले एक बार रह चुका है, दोनों का गठबंधन बीच में हट गया था। लेकिन मैं राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि स्टालिन की जो DMK सरकार है, ये सबसे पुरानी वंशवादी सरकारों में से एक है। ये भी खैर, मैं वंशवाद पे भी बात करना नहीं चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ एक दारू घोटाले की चर्चा चल रही है तमिलनाडु की DMK सरकार के खिलाफ। ईडी उसकी जांच कर रही है, जैसा कि देश के और बहुत सारे राज्यों में ईडी दारू घोटाले की जांच करती है। यहाँ भी जांच कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुके हैं स्टालिन। तमिलनाडु सरकार सब जगह जाके पिटीशन लगा रही है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। खरीदी बिक्री में बड़ा घोटाला, सैकड़ों का। तमिलनाडु बड़ा संपन्न राज्य है, बड़ा प्रदेश है, तो वहाँ जो कुछ होता है बड़ा होता है, छोटा कुछ नहीं होता। तो सैकड़ों करोड़ के घोटाले को लेकर ईडी वहाँ जांच कर रही है। मुख्यमंत्री उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम सीधा उसमें जुड़ेगा। लेकिन दारू के धंधे में ऐसा होता क्यों है? क्या यह धंधा बाकी धंधों की तरह ईमानदारी से नहीं हो सकता, या सरकार का कोई भी धंधा ईमानदार नहीं होता? थोड़ा मुश्किल है सवाल मेरे लिए। मैंने AI से पूछा तो उसने कहा कि 2030 में जो एक नया आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस जो आएगा, वो इस बात का जवाब दे सकेगा कि सरकारों में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं। अभी नहीं दे पाया AI जवाब इसका। तो ईडी ने लंबा चौड़ा केस पकड़ा है तमिलनाडु सरकार का कि यहाँ पे दारू के धंधे में कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। तीन सरकारें डूब गई हैं दारू के धंधे में। जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, काम ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन डूब गई। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की। तेलंगाना में KCR की सरकार, के चंद्रशेखर राव की सरकार, उनकी बेटी फंसी थी दिल्ली के दारू घोटाले में ही। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार। चुनाव के पहले ये दारू घोटाला इतना जोर शोर से सामने आया। हो सकता है कि हार की कुछ और वजहें भी रही हों। छत्तीसगढ़ में शायद 17, 18 या 19, 20 किस्म की वजहें थी सरकार के हारने में, लेकिन दारू घोटाला सबसे बड़ा था, जिसमें बड़े बड़े अफसर जेल में पड़े हुए हैं। मंत्री, भूपेश बघेल का मंत्री कवासी लखमा पढ़ना नहीं जानता, दस्तखत करना जानता है, केवल दस्तखत करना। उसको आबकारी मंत्री बनाया गया था। उसने कहा मैं क्या जानूँ, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। जो आती थी फाइल उसको दस्तखत कर देता था, मैं त्रिपाठी लेके आता था। इंडियन टेलीकॉम सर्विस का अफसर था शायद त्रिपाठी, अब पता नहीं सर्विस में है कि नहीं। 5 साल उसी ने चलाया, यहाँ भी चलाया, और 1 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी लेके झारखंड में भी यहाँ की तरह की साजिश बना के दी थी। इसने जेल में है अभी। लेकिन कवासी लखमा उसके बारे में बतलाते हैं कि जितने फाइलों में दस्तखत करवाना रहता था, 19 फाइल है अगर दस्तखत करवाने के लिए, तो 19 फाइल और 19 लिफाफे लेके जाता था त्रिपाठी। और कवासी लखमा को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन गिनना आता था। वो देखता था कितनी फाइल है और कितने लिफाफे हैं, और दस्तखत कर देता था। उतना मैं नहीं जानता उस लिफाफे में क्या रहता था। उस लिफाफे में राखियाँ रहती थी रक्षाबंधन की, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, कि उस लिफाफे में कोई प्रसाद रहता था, कि उस लिफाफे में रुमाल रहते थे कि 19 रुमाल लेके आ गए, या गमछा रहता था 19। कवासी लखमा गमछा टांगते हैं पूरे समय। कुल मिलाकर भूपेश बघेल की सरकार के जाने में दारू घोटाले का बहुत बड़ा हाथ था।
ईडी का कहना है कि 3000 करोड़ या कितने का 3300 करोड़ ऐसे कितने का दारू घोटाला था। फर्जी शराब बनवाई जा रही थी यहाँ के कारखानों से। मैंने जो सुना है वो ये है कि शराब कारखानेदारों ने ईडी को ये बयान दिया है कि भूपेश सरकार के सबसे करीबी जो दाएं हाथ थे, अब दाएं हाथ सबसे करीब रहता ही है, उनको उन्होंने अपना दारू कारखाना किराए पे दे दिया था। वो वहाँ क्या बनवाते थे, क्या ले जाते थे, उस पर कोई लेबल लगता था नहीं लगता था, होलोग्राम लगता था नहीं लगता था, कारखाने वालों को नहीं मालूम, ऐसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। मैं नहीं जानता ईडी उसको कितना सच मानेगा झूठ मानेगा, लेकिन मैंने सुना यह है कि उन्होंने किस्सा पूरा बता दिया है कि कैसे होता था। पूरा किस्सा बताने के बाद जब दस्तखत करने की बारी आई तो उन्होंने कुछ इस किस्म का बयान दिया है कि वो दिन के कुछ घंटे या हफ्ते के कुछ दिन किराए पे दे देते थे शराब कारखाना, उसको इधर से जाके सरकार के करीबी लोग चलाते थे, ऐसा उन्होंने कहा है अपने आप को बचाने के लिए। अब जो होगा, अभी तो सभी लोग जेल में हैं, बहुत सारे अफसर जेल में हैं। कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहा हुआ जेल में है। किसी ने कहा कि बहुत नाराज है कवासी लखमा। कई दिन पहले खबर आई थी, कई हफ्ते पहले, कि जेल में दारू अगर नहीं मिल रही है। फिर बाद में उस शिकायत की खबरें आना बंद हो गई। मैं नहीं जानता वहाँ इंतजाम हुआ है कि नहीं, लेकिन कुल मिला के दारू का धंधा ऐसा है क्यों हर प्रदेश में शराब का घोटाला सामने आता है। अर्जुन सिंह थे, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। बहुत पुरानी बात है, 80 के दशक की। आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा, मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था। एक आसवनी कांड हुआ था। आसवनी कहते हैं डिस्टिलरी को जहां दारू बनती है। अर्जुन सिंह के समय भी आसवनी कांड हुआ था, और अर्जुन सिंह भी भूपेश बघेल वाली ही तरकीब का इस्तेमाल करते थे। कभी किसी आदिवासी को, कभी किसी महिला को आबकारी मंत्री बना देते थे, तो खुद बचे रहे अर्जुन सिंह, कभी कुछ नहीं हुआ। आसवानी कांड की आंच उनके ऊपर नहीं आ पाई। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये हो क्यों रहा है? दारू का धंधा ऐसा है क्यों शराब के धंधे पे इतने नियम लादे जाते हैं? शराब को किसी दूसरे सामान की तरह क्यों नहीं रखा जाता? मैं अपने शहर में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखता हूँ, और अभी तो जो सरकार का कुछ सुशासन पर्व कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, उसमें एक पंच ने पर्ची डालकर ये मांग की है कि हमारे गांव में अहाता खोला जाए। बिना अहाते के लोग दारू दुकान से दारू लेते हैं, चारों तरफ बैठ के पीते हैं, जहां मर्जी हो। अहाता रखा जाए जहां बैठ के लोग पी सकें। मैं नहीं जानता हूं इसमें दिक्कत क्या है और क्यों है। सरकार को बहुत बड़ा टैक्स दे रहा है दारू पीने वाला, अपने परिवार का खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा, सरकार के टैक्स का ध्यान रख रहा है। इतना समर्पित व्यक्ति मिलेगा कहाँ पे? समर्पित नागरिक जो सरकार को मोटा टैक्स देता है। शायद इस साल 12,000 करोड़ रुपए कुछ मिलने वाला है। 8%, 10% कुछ सरकार की कमाई रहेगी दारू से। जो इतना टैक्स देता है उसको चोरों की तरह कहीं बगीचे में, कहीं मैदान के किनारे, कहीं बिल्डिंग के पीछे बैठ के क्यों दारू पीना पड़ता है? उसको एक जगह दे दो, बैठ के पी ले वहाँ दारू। टैक्स देने वाले का इतना अपमान, उसके लिए इतनी बेरुखी ठीक नहीं है। ऐसे ही मैं देखता हूँ शराब के जो बार हैं उनमें जितने नियम लादे जाते हैं, कुल मिलाकर ये रहता है कि सरकार जब चाहे उनको बंद करवा दे। तो ये उगाही के लिए नियम ज़्यादा रहते हैं। ये जनता को पीने की सहूलियत देने के लिए, टैक्स पाने के लिए नहीं रहते। ये जो 2 नंबर का जो टैक्स रहता है, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी, उगाही, भ्रष्टाचार, उसके लिए नियम ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कुछ राज्यों में नियम कम है, कुछ राज्यों में ज़्यादा है। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वे पूरे देश में एक नई व्यवस्था लागू कर सकते हैं। मैं भी फहरिस्त देख रहा था कि कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है
मुझको देखने मिला 15 राज्य ऐसे थे जिनमें बीजेपी की अपनी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से एक मणिपुर अभी राष्ट्रपति शासन में है, वहाँ भी अभी तक बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ बीजेपी से परे के हैं। कुल मिलाकर 21 राज्य ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी जहाँ पर सत्ता में शामिल है। 21 में से 14 जो हैं उनमें बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और एक में राष्ट्रपति शासन है, तो वो भी केंद्र सरकार के हाथ में है। क्यों देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की जाती कि दारू के धंधे से, दारू बनाने से लेकर दारू बेचने तक जितने तरह के नियमों का जाल फैलाया गया है पूरे देश में, उसमें शायद 1-2 राज्य ऐसे रहेंगे जो इसमें कवर नहीं होंगे। गुजरात एक है, एक मिजोरम है। इन 2 जगहों पे शराबबंदी है, तो हो सकता है कि यहाँ के लिए मेरी बात लागू ना हो, लेकिन बाकी पूरे देश में, तकरीबन पूरे देश में केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री एक ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि शराब का पूरा कारोबार बनाने से लेकर पीने तक पारदर्शी हो जाए। क्यों इसको अपराध की तरह चलाया जाए, क्यों इसमें अपराध की गुंजाइश छोड़ी जाए कि छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के समय 3000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, झारखंड में शराब घोटाला हुआ, 3 राज्यों में सरकार चली गई शराब के कारण। क्यों शराब को इतना नियंत्रित किया जाता है, क्यों इसे दूसरे किसी का, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं वॉशिंग मशीन खरीदता हूं या मैं तेल खरीदता हूं या मैं मोबाइल फ़ोन खरीदता हूं, कोई जुर्म शामिल नहीं होता उसमें। मैं जाता हूं, फ़ोन खरीद लेता हूं, मैं जाता हूं ब्लूटूथ खरीद लेता हूं, पेट्रोल पंप से मैं पेट्रोल खरीद लेता हूं, कोई जुर्म नहीं होता। दारू में इतना बड़ा जुर्म क्यों होता है? क्योंकि इसको नियमों से बांध कर रखा गया है। इतने नियम लादे गए हैं कि अगर आप उन नियमों को पूरा करना चाहोगे तो हम तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे, और अगर तुमको चलाना है तो तुमको 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। ये पूरे देश में यही हाल चल रहा है, पूरे देश में। एक शराबबंदी वाला राज्य बिहार भी है, मैं बोलना भूल गया था। जहाँ शराबबंदी है वहाँ भी चोरी की शराब बिक रही है। गुजरात में, बिहार में अंधाधुंध शराब। लोग कहते हैं आप ब्रांड भेज दो व्हाट्सएप पे, आपके घर पहुँचा देते हैं जो ब्रांड चाहिए वो। क्यों ऐसा किया जाए? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। उनको चाहिए कि दारू के धंधे को लेकर जो अपराधीकरण उसका किया गया है, चाहे सरकारी नियमों से, चाहे गुंडे मवालियों से, चाहे भ्रष्ट सरकारों से, उसको साफ सुथरा कर दें। जितना टैक्स मिलेगा वो काम आएगा देश के। ये जो दारू घोटाला और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं या जाएंगे, ये बंद होना चाहिए। देश में दूसरे कई सामान कानूनी रूप से बिकते हैं, दारू के धंधे को भी वैसा ही करना चाहिए। सोच के देखिएगा, शराब पीने वाले जुर्म नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक रूप से खराब काम है, अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं, लेकिन जुर्म नहीं है, कानूनी है वो। सोच के देखिएगा क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि मेरा ये सवाल जायज़ है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसका लिंक दूसरे दोस्तों को भी भेजिएगा, चाहे वो पीते हों या ना पीते हों। वोटर तो होंगे और नहीं भी होंगे तो बन जाएंगे कुछ समय बाद। हर वोटर को जानकारी रहनी चाहिए देश के मुद्दों की, क्योंकि अगली सरकार वही चुनते हैं। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी अच्छे ISI ब्रांड का हेलमेट लीजिए, उसको सिर पे रखने के बाद नीचे बेल्ट ज़रूर लगाइए। दोपहियों पर चलाने वाले, पीछे बैठने वाले सब लोग हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके सिर के भीतर जो दिमाग है वो महत्वपूर्ण है, उसका कोई इस्तेमाल है आपकी ज़िंदगी में, तो हेलमेट लगाइएगा। अगर आपको लगता है कि भीतर खाली है तो फिर 1000 रुपया बर्बाद मत कीजिए, फिर चालान दे दीजिएगा 2 महीने में 1000 रुपया। फिर मिलेंगे।